जय हिंद साथियों। अब तक हमारे टेस्ट से संबंधित दो वीडियो आ चुके हैं, एक तो हिंदी का और दूसरा मैथ का। अब तीसरा जो 25 क्वेश्चन का हम सेगमेंट लेके आ रहे हैं, तो वो अब तीसरा सामान्य अध्ययन का है और इसको हल कराएंगे आशीष सर। आशीष सर हमारे यहाँ काफ़ी समय से पढ़ा रहे हैं। ठीक, आ जाइए सर इधर थोड़ा सा कैमरे की नज़र में। आशीष सर काफ़ी समय से पढ़ा रहे हैं हमारे यहाँ। तो अब 25 क्वेश्चन, ये अब मैंने हिंदी में भी यही बात बोली थी कि ये 25 क्वेश्चन मात्र 25 क्वेश्चन नहीं है, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर करने वाले हैं। ठीक, एक क्वेश्चन में 4 विकल्प होते हैं, लगभग चारों के बारे में बताया जाएगा। तो 25 चक्कू 100 क्वेश्चन आप मान के चलिए, ऐसा हर सप्ताह आपको मिलेगा और संभवतः संडे को वीडियो आएगा। अभी आज थोड़ा सा हम पहले कह लीजिए या कह लीजिए कि लेट हैं। ठीक, तो अब सर क्लास लेंगे 25 क्वेश्चन की आपकी। धन्यवाद सर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं 25 धांसू सवाल जो कि आपके जीएस से रिलेटेड है। इसमें हम क्वेश्चंस पर बात करेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ उनके एक्सप्लेनेशन पे बात करेंगे। और ये जितने भी सवाल हैं ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है, समझ में आती है, किसी भी प्रकार का फायदा आपको इस क्लास से होता है, तो कृपया इस क्लास को जरूर शेयर करें और अन्य जो बच्चे हैं जिनको इस क्लास की रिक्वायरमेंट है या आपको लगता है कि उन्हें ज़रूरत है, उन तक पहुंचाएं। तो चलिए शुरू करेंगे। देखिए, पहला सवाल हमारे सामने है। पहला सवाल है कि संसद के अनुमोदन के बाद राष्ट्रीय आपातकाल कितने समय तक प्रभावी बना रह सकता है। तो ये बात हो रही है आपकी, यहां पर बात हो रही है भाग 18 के बारे में। आपका जो संविधान का भाग 18 है इसके बारे में बात हो रही है। और भाग 18 बात करता है आपातकाल के बारे में, और आप सभी को पता है कि ये जो आपातकाल है इसकी चर्चा भाग 18 में आर्टिकल 352 से आर्टिकल 360 तक, आर्टिकल 352 से आर्टिकल 360 तक आपातकाल की चर्चा की गई है। और कितने तरीके के आपातकाल हैं, तो अगर मैं आपको कहूं कितने तरीके के आपातकाल हैं, तो एक आपका राष्ट्रीय आपात होता है, एक आपका राष्ट्रीय आपात है, एक राष्ट्रपति शासन है, और एक हमारा होता है वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात, इसका जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है 352। राष्ट्रपति शासन, इसका जो आर्टिकल है वो है आपका 356। और वित्तीय आपात का जो आर्टिकल है इसका आर्टिकल है आर्टिकल 360। अभी तक मैंने आपको बताया कि ये जो आपातकाल है ये भाग 18 में है। इसमें 3 प्रकार के आपातकाल की चर्चा की गई है। एक राष्ट्रीय आपात जो आर्टिकल 352 में है, राष्ट्रपति शासन जो आर्टिकल 356 में है, और वित्तीय आपात जो आपका आर्टिकल 360 में है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप कृपया कॉपी और पेन ये सब साथ में लेकर के बैठें, ताकि जो कुछ भी आपको महत्वपूर्ण लगता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको आप राइट डाउन करते हुए चलें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय आपात की। ये जो राष्ट्रीय आपात है इसकी चर्चा आर्टिकल 352 में है। तो अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा कौन करता है, तो ये जो घोषणा है ये आपका कौन करता है, ये आपका राष्ट्रपति करेगा। और ये जो घोषणा होगी ये मंत्रिमंडल की लिखित अनुशंसा पर ही होगी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, जो राष्ट्रीय आपात की घोषणा है ये मंत्रिमंडल की लिखित अनुशंसा पर होगी, यानी कि मंत्रिमंडल को रिटन में लिख करके देना पड़ेगा। ठीक है, तो मंत्रिमंडल की लिखित अनुशंसा पर होगी। उसके बाद ये जो घोषणा है इसका अगर हम अनुमोदन की बात करें, इस राष्ट्रीय आपात की घोषणा का अनुमोदन, तो ये आपका अनुमोदन संसद द्वारा घोषणा के 1 माह के भीतर किया जाना आवश्यक है। ठीक है, तो अगर इस पॉइंट को हम उठा लें तो यहां से हमारा आंसर, यहां से हमारा
यहां से हमारा आंसर जो है वो आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो अनुमोदन है वो संसद 1 माह के भीतर होना चाहिए। संसद द्वारा अनुमोदन 1 माह के भीतर होना चाहिए। अगर 1 माह में अनुमोदन नहीं हुआ तो फिर आपका आपात जो है वो खारिज हो जाएगा, यानी कि आपातकाल की जो अवधि है वो सिर्फ 1 माह रह जाएगी, आपातकाल खत्म हो जाएगा। तो 1 माह के भीतर संसद का अनुमोदन चाहिए, ठीक है, घोषणा के 1 माह के भीतर। और ये जो अनुमोदन होगा, ये अनुमोदन आपको ध्यान रखना है, ये अनुमोदन किस बहुमत से होगा? विशेष बहुमत से होगा। किस बहुमत से होगा? विशेष बहुमत से, स्पेशल मेजॉरिटी। और अगर हम स्पेशल मेजॉरिटी की बात करते हैं तो विशेष बहुमत क्या होता है? उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 मेजॉरिटी, यानी कि उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो अनुमोदन है ये आपका जो है संसद द्वारा होना चाहिए, और जो राष्ट्रीय आपात की घोषणा है उसके 1 माह के भीतर अनुमोदन संसद करेगी, अदरवाइज 1 माह में ही आपातकाल समाप्त हो जाएगा। और ये जो अनुमोदन होगा ये विशेष बहुमत से होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूं कि आपातकाल की अवधि कितनी होती है, तो जब मैं अवधि की बात करता हूं तो अवधि होती है 6 माह, यानी कि एक बार संसद का अगर अनुमोदन मिल गया तो राष्ट्रीय आपात की अवधि 6 माह होती है। और प्रत्येक 6 माह पर इसे संसद द्वारा अनुमोदित कर अनुमोदन के लिए कौन सा बहुमत? विशेष बहुमत। अनुमोदित कर, संसद द्वारा अनुमोदित कर अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। देखिए, मेरी जो राइटिंग है वो कोई बहुत अच्छी राइटिंग नहीं है, तो मैं आपसे उम्मीद ये करूंगा कि आप मेरे लिरिक्स को पकड़े, यानी कि जो मैं बोल रहा हूं आप उसको समझे और साथ साथ नोट्स बनाते चले, ठीक है। चलिए, अवधि क्या होगी? 6 माह, और प्रत्येक 6 माह पर इसे संसद द्वारा अनुमोदित कर अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। यानी कि आपातकाल जो है वो अनिश्चित काल तक लागू रह सकता है अगर इसे संसद प्रत्येक 6 माह पर विशेष बहुमत के द्वारा अनुमोदित करती रहे, ठीक है। चलिए, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब 2 बातें और कर लेते हैं आपातकाल के बारे में, ठीक है। इस आपातकाल का प्रभाव क्या होगा, ठीक है। जब राष्ट्रीय आपात लगता है तो उसका इफेक्ट क्या पड़ता है? तो पहला इफेक्ट तो यह पड़ता है कि संसद जो है, जो पार्लियामेंट है, संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है, ठीक है। कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एक तो ये पावर आपकी संसद को मिल जाएगी। अच्छा, अगर दूसरी हम बात करें, दूसरा क्या प्रभाव होगा? पहला प्रभाव, दूसरा प्रभाव होगा मूल अधिकारों का प्रवर्तन क्या हो जाता है? निलंबित हो जाता है। यानी कि मूल अधिकार प्रवर्तन में तो रहते हैं, मूल अधिकार तो रहते हैं, लेकिन उनका प्रवर्तन निलंबित हो जाता है। यानी कि आपको पता है आपके 6 मूल अधिकार हैं, वो तो रहेंगे, लेकिन आप जो मूल अधिकारों के उल्लंघन पर न्यायालय जा सकते हो, न्यायालय जाने का अधिकार ये जो है ये आपसे छीन लिया जाता है जब भी कभी आपातकाल लगता है, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब अगर हम बात करें कि आपातकाल कितने आधारों पर लगता है, ठीक है। तो जब हम मूल संविधान की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? मूल संविधान। तो मूल संविधान में आपका 3 आधार थे। पहला आधार है युद्ध, दूसरा आपका है बाह्य आक्रमण, और तीसरा आधार है आंतरिक अशांति। ये 3 आधार थे मूल संविधान में। जब हमारा संविधान, वो संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो उस समय हमारे संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए 3 आधार थे। इस
तीसरे आधार जो कि आंतरिक अशांति वाला आधार है, इसको 44वां संविधान संशोधन अधिनियम यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 द्वारा हटा दिया गया और इसकी जगह नया शब्द जोड़ दिया गया जिसको हम बोलते हैं सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह, ध्यान रखिएगा, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर क्या कर दिया गया है, सशस्त्र विद्रोह कर दिया है। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है। बात समझ में आ रही है? प्रभाव क्या होता है? संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है, मूल अधिकारों का प्रवर्तन निलंबित हो जाता है, यानी कि आपके मूल अधिकार तो अस्तित्व में रहते हैं लेकिन मूल अधिकारों के उल्लंघन पर जो आप न्यायालय जा सकते हो वो अधिकार आपसे छीन लिया जाता है। तो ये था फुल एक्सप्लेनेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि संसद को कितने माह के भीतर अनुमोदन करना होता है? 1 माह के भीतर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल मैंने थोड़ा सा आपको डीप एनालिसिस करवाया है। ठीक है, अब आप देखिए इसी तरीके से मेरी क्लास आपकी जीएस की चलती रहेगी। आपको किसी भी चैप्टर से, जिस चैप्टर का ये सवाल होगा उस चैप्टर के बारे में लगभग सारी डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आ जाता है अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायतों की संरचना से संबंधित उपबंध करने के लिए अधिकृत है? ठीक है, अब ये बड़ा बेसिक सा सवाल है, आप सभी को इसका आंसर पता होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायतों की संरचना से संबंधित उपबंध करने के लिए अधिकृत है? तो आप सभी जानते हैं, इस डेट को आपको पता होगा, 24 अप्रैल की डेट। ठीक है, 24 अप्रैल 1993, ये डेट आपको और ये सन आपको पता होना चाहिए। 24 अप्रैल 1993, इस डेट को आपका जो है, हाँ जी, ओके, ठीक है, अब ठीक है, चलिए ठीक है। हाँ जी, अब देखिए ये डेट आपको पता होगी 24 अप्रैल 1993। इस डेट को और इस सन में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पारित हुआ और इसी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया और भाग 9 में किसकी व्यवस्था की गई? पंचायती राज की व्यवस्था की गई। ठीक है, पंचायती राज की व्यवस्था की गई संविधान के भाग 9 में। और ये जो पंचायती राज है भाग 9 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज की व्यवस्था की गई और इसी संविधान संशोधन द्वारा आपका 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है कि इस अनुसूची में कितने विषय थे, तो आपका 11वीं अनुसूची में 29 विषय थे। ठीक है, 29 विषय थे और इसी संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया। क्या प्रावधान किया गया? यह प्रावधान किया गया कि पंचायतों की संरचना का निर्धारण राज्य का विधानमंडल करेगा। पंचायतों की संरचना का निर्धारण राज्य का विधानमंडल करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिनको आप आरआरबीज बोलते हो, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना आपकी किस वर्ष की गई थी? तो देखिए 1975, 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक्स की स्थापना की गई थी। ठीक है, और इन बैंकों की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था वित्तीय समावेशन, यानी कि ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण समुदाय के लोगों की बैंकिंग तक पहुंच ये सुनिश्चित करना, ये आरआरबी का उद्देश्य था। तो 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवाओं की शुरुआत
निम्नलिखित में से किसके द्वारा हो सकती है? तो देखिए सवाल को हमेशा ध्यान से पढ़ना है हमको, कई बार हमसे जल्दबाजी में गलती हो जाती है, ठीक है? तो सवाल को खूब ध्यान से पढ़ना है, डिटेल से पढ़ना है। बात हो रही है नई अखिल भारतीय सेवाओं, ठीक है? नई अखिल भारतीय सेवाओं की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा हो सकती है? तो ये बात कर रहा है सीधे सीधे आपका आर्टिकल 312 के बारे में, ठीक है? आर्टिकल 312 में ये पावर दी गई है राज्यसभा को। किसको दी गई है? राज्यसभा को, ठीक है? ये जो राज्यसभा है, ठीक है, हमारे संसद में आपके संसद 3 लोगों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये जो हमारा अपर सदन है, इसके पास ये एक स्पेशल पावर है, एक विशेष पावर है। और ये विशेष पावर क्या है कि राज्यसभा अपने विशेष बहुमत से, और ये विशेष बहुमत क्या होता है? विशेष बहुमत होता है उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, ठीक है? 2/3 बहुमत। तो अपने सदस्यों के विशेष बहुमत से, ठीक है, नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है, ठीक है? ध्यान रखना है। तो अभी वर्तमान की अगर हम बात करें तो IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव, एक प्रकार की अखिल भारतीय सेवा है। और आपका इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा, ये भी एक प्रकार की अखिल भारतीय सेवा है। और अभी कई सारी नई सेवाओं को जोड़ने का अधिकार ऑलरेडी राज्यसभा जो है वो पार्लियामेंट को दे चुकी है, जैसे भारतीय चिकित्सा सेवा, जैसे आपका भारतीय कृषि सेवा, भारतीय शिक्षा सेवा। तो इस तरीके से आपका अधिकार दे सकती है, ठीक है? मतलब ऑलरेडी दे दिया है। अब जब संसद आपका जो है इन सेवाओं को सृजित करना चाहेगी तो वो आपका कर सकती है। तो ये राज्यसभा का एक विशेष अधिकार है और बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखता है? ठीक है, बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखता है? तो अगर हम इसकी बात करें तो देखिए, आप सभी को पता है कि हाँ, ये सवाल आ गया आपका, बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखता है? तो आप तुरंत चले जाएंगे कहां पर? फोर्थ, चौथी बौद्ध संगीति, चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी, चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। ये बौद्ध संगीति कहां हुई थी? ये बौद्ध संगीति हुई थी कुंडल वन में। कहां पर हुई थी? कुंडल वन। और ये कुंडल वन कहां है? कश्मीर में, ठीक है, कुंडल वन कश्मीर में। और ये जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, इसकी जो अध्यक्षता है, अगर हम इसकी अध्यक्षता की बात करें, आपके पेपर में पूछा जाएगा, तो आप बताएंगे वसुमित्र। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा की गई थी। और इसके इस समय जो शासक थे, अगर आपके पेपर में पूछा जाए तो शासक जो थे वो आपके कौन थे? कनिष्क, आप सभी को पता है। अच्छा, अब इसी समय क्या हुआ था? बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था। विभाजन हुआ था, किसमें विभाजन हुआ था? हीनयान में, हीनयान व महायान में विभाजन हुआ था। ठीक है, बौद्ध धर्म का हीनयान और महायान में विभाजन हुआ था। ये जो हीनयान वाले लोग थे, ये गौतम बुद्ध को महापुरुष मानते थे। क्या मानते थे? महापुरुष। हीनयान का ये कॉन्सेप्ट है। और महायान वाले लोग गौतम बुद्ध को आपका देवता मानने लगे थे। ठीक है, इसी विचार पर और भी कई सारे विचार हैं, लेकिन आपके सवाल का जो मेन उद्देश्य है, ठीक है, उसके बिहाफ पर आपको बस इतना ध्यान रखना है, जब आगे और भी डिफरेंट सवाल इसी टॉपिक से रिलेटेड पूछे जाएंगे तो मैं इसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो ये हीनयान और महायान का विभाजन हो गया चतुर्थ बौद्ध संगीति में। हीनयान के लोग गौतम बुद्ध को महापुरुष मानते थे और महायान के लोग आपके देवता मानते थे। अब यही जो हीनयान है, इन्होंने क्या किया? ये लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे।
विश्वास नहीं रखते थे, ठीक है, नहीं रखते थे, ठीक है। और महायान वाले लोग चूंकि देवता मानते थे, इसीलिए मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे, ठीक है, विश्वास रखते थे, ठीक है। महायान का एक कॉन्सेप्ट है बोधिसत्व, तो जब मैं उस पर क्वेश्चन कराऊंगा तब मैं आपको वहां पर एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। चलिए, अभी आपका इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? हीनयान सही हो जाएगा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसमें? हीनयान सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के समय में पारित हुआ? बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है, ठीक है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आपका कब आया? 1878 में। और शस्त्र अधिनियम भी, आर्म्स एक्ट भी कब आया? 1878 में, ठीक है। तो 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, और इस प्रेस एक्ट के माध्यम से आपका भारतीय समाचार पत्रों पर बहुत सारी पाबंदी लगा दी गई, ठीक है। भारतीय समाचार पत्र जो होंगे वो पब्लिश होने से पहले भारत सरकार के पास रिव्यू के लिए जाएंगे, यानी कि उनका रिव्यू किया जाएगा और यह देखा जाएगा उसमें कोई ऐसी बात तो नहीं लिखी है जो अंग्रेजों के खिलाफ हो या ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हो। तो बहुत बड़ी आपकी एक तरीके की पाबंदी इस एक्ट के माध्यम से आपका लगा दी गई थी, और यह एक्ट आपका आया था लॉर्ड लिटन, लिखा है लॉर्ड लिटन के टाइम पे, ठीक है, लॉर्ड लिटन के टाइम पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब ये जो लॉर्ड लिटन है, इनके बारे में आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि इन्हीं के समय में प्रथम दिल्ली दरबार हुआ था, प्रथम दिल्ली दरबार भी हुआ था, और ये दरबार हुआ था 1877 में, ठीक है। लॉर्ड लिटन, ये ओवन मेरिडिथ, पूरा नाम है ओवन मेरिडिथ के नाम से कविताएं लिखते थे, ठीक है, कविताएं लिखते थे। जैसे अगर हम कुछ ऐसे वायसराय की बात करें जो भारत में सर्वाधिक रूप से नापसंद किए जाते हैं, तो उसमें आपका एक तो लॉर्ड कर्जन का नाम है, दूसरा एक विख्यात नाम आपका लॉर्ड लिटन का आ जाएगा, ठीक है। इन्होंने भारतीयों के ऊपर काफी ज्यादा शोषण किया, तो अच्छे वायसराय नहीं थे। वायसराय तो फिलहाल सभी ब्रिटिश सरकार के उद्देश्य के लिए ही काम करते थे, लेकिन उन सभी में जो सबसे गैर गुजरे थे उसमें लॉर्ड लिटन थे, ठीक है। अच्छा, तो ओवन मेरिडिथ के नाम से कविताएं लिखते थे। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन भी इनके समय में हुआ था। शस्त्र अधिनियम और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ये इन्हीं के समय में पारित हुआ था, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर एक ऑप्शन और है, ये लॉर्ड मेयो पर इस बार के पीसीएस में सवाल आया था। तो देखिए, प्रथम जनगणना जो है वो 1872 में इन्हीं के समय में हुई थी, ठीक है। 1872 में, ये यूपीपीसीएस 2023 का सवाल है, ठीक है। इन्हीं के समय में आपकी जनगणना हुई थी, प्रथम 1872 में, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अब देखिए अगला सवाल हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब इसमें है, पहला आप देखिए, पहला पढ़िए ठीक से, कि भारतीय संविधान में मूल रूप से आपात उपबंध नहीं किए गए हैं। और अभी जस्ट आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि संविधान का भाग 18 किससे संबंधित है? आपातकाल से संबंधित है। किससे संबंधित है? आपातकाल से। और आर्टिकल 352 से 360 तक, आर्टिकल 352 से 360 तक राष्ट्रीय आपात की चर्चा की गई है, ठीक है। और आपातकाल की चर्चा की गई है। तो पहला आपका, चूंकि ये इन सब चीजों को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ये क्या कहा गया है कि मूल रूप से आपात उपबंध नहीं किए गए हैं, तो ये तो हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। अगला है, मूल संविधान में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपात उपबंध का प्रावधान है, ये देखिए यहां पर है, तो ये हो जाएगा सही। आपात उपबंध फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं, तो आपको पता है फ्रांस वाला क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपात उपबंध लिए गए हैं जर्मनी के वाइमर संविधान से, ठीक है, वाइमर संविधान से।
वाइमर संविधान से। वाइमर एक प्लेस था जर्मनी में जहां जर्मनी के लोगों ने एकत्रित होकर जर्मनी के लिए पहला संविधान बनाया था। ठीक है, तो यहां पर आपका फ्रांस नहीं होगा, यहां पर जर्मनी होगा, तो यह भी हमारा हो गया गलत। तो पहला गलत, तीसरा गलत, केवल 2 ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी से मेरा निवेदन है कि पेन और कॉपी लेकर के बैठें ताकि जो जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं उसको आप नोट करते हुए चले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल है वैदिक काल के संदर्भ में विचार कीजिए। अब इसमें क्या रखा है कि जो महिषी होती थी वो राजा की पत्नी होती थी। बी भागदूत, ये रथ सेना का नायक होता था। निवि, कमर के नीचे पहना जाने वाला वस्त्र। और वेक नाट, ये यहां पे वेक नाट है, टा है, वेक नाट क्या होते थे? सूदखोर होते थे। ठीक है, अब इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, तो आपको पता है महिषी जो है वो राजा की पत्नी होती थी, बिल्कुल सही बात है। भागदूत ये राजस्व एकत्रित करने वाला अधिकारी है। ठीक है, राजस्व एकत्रित करने वाला अधिकारी, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा आपका गलत हो गया। निवि, कमर के नीचे पहना जाने वाला वस्त्र, ये भी सही है। और वेकनाट कौन होते थे? सूदखोर होते थे। तो ऑप्शन ए, सी और डी, यानी कि अगर इससे मैच करें, यहां पर 1 2 3 के रूप में दिए गए हैं, तो 1 3 और 4, दूसरा वाला आपसे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और ये वाला सवाल यूपी पीसीएस 2023 के पेपर में पूछा गया है, जो इस साल का पेपर हुआ है उसमें पूछा गया है कि वैदिक काल में भागदूत कौन होता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, भारत के किस राज्य में दाओजली हेडिंग नामक नवपाषाण कालीन स्थल मिला है? ठीक है, अब ये बहुत स्पेशल सवाल है जो जनरली आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, आप सभी इस चैनल को फॉलो करें और जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनको बेहतर तरीके से जीएस की क्लास पढ़नी है, उन सभी को शेयर करें। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हम आपके सामने लेकर के आएंगे और उनका डीप एक्सप्लेनेशन लेकर के आएंगे। ठीक है, तो भारत के किस राज्य में दाओजली हेडिंग नामक नवपाषाण कालीन स्थल है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। ठीक है, ये एक नियोलिथिक साइट है, दाओजली हेडिंग। नवपाषाण काल आप जानते हैं, नवपाषाण काल किस लिए जाना जाता है? नवपाषाण काल भारत में आपका जो है कृषि की शुरुआत हुई। किसकी शुरुआत हुई? कृषि की शुरुआत हुई। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कुछ ऐसी चीजें जिन्होंने भारत में क्रांति लाई, तो उसमें सबसे पहली चीज कौन सी होगी? पत्थर, है ना? पत्थर का प्रयोग इसने जो है मानव जीवन को सभ्य बनाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। ठीक है, दूसरा आपका क्या है? आग की खोज। ये एक बहुत बड़ा आपका, आग की खोज के बाद मानव जो था वो थोड़ा सा सभ्य हुआ, उसने मांस को पकाना शुरू किया, मांस को पकाकर खाना शुरू किया, तो उसके जीवन में काफी ज्यादा चेंजेस आए। तीसरा मैं कहूं आपसे कृषि की खोज के बाद क्या हुआ? जब आपका कृषि की खोज हुई तो गांव में बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर करते थे, और आपको पता है कि कृषि एक श्रम यानी कि लेबर मांगता है। कृषि में श्रम की आवश्यकता होती है, और जब श्रम चाहिए कृषि में तो बहुत सारे लोग एक साथ रहने लगे, और जब एक साथ रहने लगे तो पहले परिवार का कॉन्सेप्ट आया, परिवार के कॉन्सेप्ट के बाद आपका गांव का कॉन्सेप्ट आया। इस तरीके से हमारी जो सभ्यता है उसका आधार क्या है? एग्रीकल्चर है। ठीक है, कृषि है, ये इसका आधार है। तो आपको ध्यान रखना है, नवपाषाण काल में किसकी खोज होती है? कृषि की खोज होती है। और दाओजली हेडिंग ये स्थल नवपाषाण कालीन है, ये कहां का है? असम का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कनिष्क के दरबार में विद्वान थे? बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के दरबार में विद्वान थे? तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, अब यहां से आप अभी जानते हैं कि चौथी, देखिए मैंने अभी आपको बताया, थोड़ा सा इंटरलिंक करके जितना आप पढ़ेंगे उतना ही जीएस को याद रखने में आसानी होगी, वरना जीएस में इतना कंटेंट है कि आप पढ़ते रह जाओगे और उसे कभी कवर नहीं कर पाओगे। अभी आपने कहा कि सर चतुर्थ बौद्ध संगीति आपकी कुंडलवन कश्मीर में हुई, कनिष्क के समय में हुई और वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई। तो यहां पर ये वसुमित्र आपका दिया है। ठीक है, वसुमित्र आपका दिया है यहां पर। ठीक है, तो ये तो है ही, ये तो कंफर्म है, वसुमित्र यहां पर भी है। ठीक है,
अच्छा, कनिष्क के दरबार में आपके विद्वान थे, तो देखिए नागार्जुन भी थे, नागार्जुन भी थे। ये शून्यवाद, इन्होंने शून्यवाद का कॉन्सेप्ट दिया था, और पहले ऐसे व्यक्ति थे, साइंटिस्ट भी कह सकते हैं इन्होंने पारे की खोज की थी। ध्यान रखिएगा आप सभी, ठीक है, इन्होंने पारे की खोज की थी नागार्जुन ने, ठीक है। तो नागार्जुन शून्यवाद का कॉन्सेप्ट दिया था और पारे की खोज की थी। बौद्ध धर्म के बहुत फेमस विद्वान थे। चरक, बहुत फेमस प्राचीन भारत के डॉक्टर थे चरक। आप सभी जानते हैं कि 3 फेमस डॉक्टर हुए हैं। एक डॉक्टर आपके जो थे वो जीवक थे, एक डॉक्टर आपके थे जीवक थे। ये किसके दरबार में थे? ये बिंबिसार के दरबार में थे। किसके दरबार में थे? बिंबिसार के दरबार में थे। दूसरा अगर मैं बात करूं तो चरक, ये आपके किसके दरबार में थे? ये कनिष्क के दरबार में थे। और ये सब कौन है? एनिशियन डॉक्टर्स हैं, ठीक है। और अगर तीसरे की अगर हम बात करें तो सुश्रुत, ठीक है, सुश्रुत, ये आपके चंद्रगुप्त सेकंड, जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं, उनके दरबार में थे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। तो चरक हो गया। अश्वघोष बहुत बड़े बौद्ध दार्शनिक थे आपके, ठीक है। पार्श्वनाथ, ठीक है, ये भी आपके बहुत बड़े आपके दार्शनिक थे, ठीक है। तो इसमें आपका सही हो जाएगा कौन से? कनिष्क के दरबार में विद्वान थे। अगर ये माथर है, ये माथर लिखा हुआ है, और माथर कनिष्क के दरबार से संबंधित थे, राजनीति से संबंधित विद्वान थे, तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या सही हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, फिर से मैं यहां पे बता देता हूं, इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। नागार्जुन शून्यवाद के जनक, चरक डॉक्टर, माथर कनिष्क के समय में माथर पॉलिटिक्स से रिलेटेड थे। अश्वघोष बौद्ध धर्म से संबंधित थे। वसुमित्र बौद्ध धर्म से संबंधित थे। पार्श्व बौद्ध धर्म से संबंधित थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल फिर से आपके सामने एक बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है। आप सभी इसको सॉल्व करें। निम्नलिखित में से कौन सा भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? और देखिए ऊपर वाले सवाल से ही कनेक्टेड है, ये सवाल। अभी आपने देखा कि भक्ति आंदोलन, भाई भक्ति आंदोलन तो किस काल में हुआ है? भक्ति आंदोलन तो सर जी मध्यकाल में हुआ है। और जब ये मध्यकाल में हुआ है तो नागार्जुन यहां पे क्या कर रहे हैं? नागार्जुन तो प्राचीन भारत से संबंधित है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, नागार्जुन सही हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, इसमें नागार्जुन सही हो जाएगा। अच्छा, थोड़ी सी और इनके बारे में बात कर लें जरा। ये कुछ व्यक्ति आपके दिए, जैसे त्यागराज आपको पता है ये कर्नाटक संगीत के जनक हैं। कर्नाटक संगीत के जनक हैं। तुकाराम ये महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं, और महाराष्ट्र में इन्होंने वारकरी संप्रदाय की स्थापना की थी, ठीक है। वारकरी संप्रदाय की स्थापना की थी, ध्यान रखना है, तुकाराम, ठीक है। अच्छा, इनकी शिक्षाओं को अभंग के रूप में संकलित किया गया है, ठीक है। संकलित किया गया है किसकी शिक्षाओं को? तुकाराम की शिक्षाओं को। महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय की स्थापना की थी। मध्यकाल से रिलेटेड भक्ति आंदोलन के संत थे वल्लभाचार्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शुद्धाद्वैतवाद, ठीक है, शुद्धाद्वैतवाद के प्रतिपादक थे, ठीक है। और इन्होंने, जो ये वल्लभाचार्य है, इन्होंने अष्टछाप नामक कॉन्सेप्ट दिया था। तो पेपर में अगर आपसे पूछा जाए कि अष्टछाप के प्रवर्तक कौन थे, तो आप क्या बताएंगे? तब आप बताएंगे वल्लभाचार्य। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, ठीक है। अगला है आपका, अगला सवाल है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं? मैं टीम से ये बोलूंगा कि देखिए यहां पर ये आपने ऑप्शन यहां पर गलत कर दिए, ये ऑप्शन सही नहीं है, ये वाला। अच्छा,
कौन सा एक भारतीय षट दर्शन का भाग नहीं है, तो इसको यहां पे स्किप कर देते क्योंकि इसके सारे ऑप्शन जो है वो आपके, इसमें से एक ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है और बाकी ऑप्शन ये जो है ये इररिलेवेंट ऑप्शन है, तो ये क्वेश्चन शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो चलिए इसको स्किप करते हैं, अगली बार मैं इसी से रिलेटेड सवाल आपका टेस्ट में रख दूंगा, तब आपसे डिस्कस करेंगे। आप इसको स्किप कर दीजिएगा अभी, ठीक है, अभी के लिए आप इसको स्किप कर दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, आपका क्वेश्चन नंबर 13 पर हम बात करते हैं। मौर्य काल के दौरान खानों का अध्यक्ष क्या कहलाता था? मौर्य काल के दौरान देखिए, मौर्य काल में मैंने आपको बताया था कि मौर्य काल में 18 तीर्थ, मौर्य काल में 18 तीर्थ, और ये 18 तीर्थ क्या थे? मौर्यकालीन अधिकारी होते थे, प्रमुख अधिकारी होते थे। मौर्य काल में अधिकारियों को तीर्थ के रूप में आपका जो है संदर्भित किया गया है और इन तीर्थों की संख्या होती थी 18। उसी पर यह आपका सवाल है कि खानों का अध्यक्ष क्या कहलाता था? तो खानों का अध्यक्ष आपका जो है दौवारिक, ये जो दौवारिक है, ये दौवारिक आपका क्या होता था? ये राजमहल की देखरेख करता था, राजमहल की देख रेख करता था। ठीक है, राजमहल की देखरेख करता था। सेनापति, ये सेनापति तो आपको पता है सेना का अध्यक्ष। कर्मांतिक जो है ये उद्योगों का संरक्षक था, उद्योगों का संरक्षक था। और इसी को अगर हम खानों से रिलेटेड मान लें तो हमारा यहां पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, मौर्य काल में खानों का अध्यक्ष क्या कहलाता था? कर्मांतिक कहलाता था, जबकि एक्चुअल में आपका ये क्या था? उद्योगों का संरक्षक था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अशोक ने धम्म प्रचार के लिए कौन कौन से अधिकारी रखे थे? आप सभी को पता है कि अशोक जो थे हाँ, जो आपके अशोक थे, अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। और ये जो बौद्ध धर्म है, अशोक आपके महान क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि अशोक ने बौद्ध धर्म, जब आपका बौद्ध धर्म अपनाया तो प्रजा के लिए कुछ कर्तव्य भी निर्धारित किए और इन कर्तव्यों को अपनी धम्म नीति में एक्सप्लेन किया। किसमें एक्सप्लेन किया? धम्म नीति में। आप अगर वर्तमान से तुलना करें तो आप देखिए हमारे संविधान का भाग 4 का मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। 11 मूल कर्तव्य हैं, जनता के लिए कर्तव्य हैं। ठीक है, और ये जो मूल कर्तव्य हैं ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। अब आप समझिए कि प्राचीन भारत का ऐसा शासक था जिसने बहुत पहले जनता के लिए कुछ कर्तव्य निर्धारित किए थे और वो शासक का नाम था आपका अशोक। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये जो धम्म नीति है अशोक की, बौद्ध धर्म को प्रमोट करने के लिए और जनता के लिए कुछ नैतिक कर्तव्य आपके निर्धारित किए गए थे और इन्होंने धम्म नीति के प्रचार के लिए युक्त, प्रादेशिक और रज्जुक तीनों प्रकार के अधिकारियों की नियुक्ति की थी। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक, ये 3 आपके अधिकारी थे जो धम्म नीति का प्रचार प्रसार करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। हाँ, कौटिल्य द्वारा प्रयुक्त धर्म स्थीय और कंटक शोधन, ठीक है, ये धर्म स्थीय और कंटक शोधन, ये धर्म स्थीय शब्द है, ये जो धर्म स्थीय शब्द है ये आपका क्या होता था? ये न्यायालय होता था। मौर्य काल में ये क्या होता था? न्यायालय होता था। ठीक है, और धर्म स्थीय के अलावा एक और शब्द है जिसको कंटक शोधन कहते थे। ठीक है, कंटक शोधन, ये भी आपका क्या होता था? न्यायालय होता था। अब धर्मस्थी कैसा न्यायालय था? ये आपका दीवानी न्यायालय था। कैसा न्यायालय था? दीवानी न्यायालय था। और कंटक शोधन ये आपका फौजदारी न्यायालय था। ठीक है, ध्यान रखना है, कैसा न्यायालय था? फौजदारी न्यायालय था। तो यहां पर न्यायालय ऑप्शन में दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। संसार की सभी वस्तुएं कार्य और कारण पर निर्भर करती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अभी मैंने बताया कि शून्यवाद के जनक आपके नागार्जुन थे। संसार की सभी वस्तुएं कार्य और कारण पर निर्भर करती हैं, यह कॉन्सेप्ट है प्रतीत्य समुत्पाद का। ठीक है, प्रतीत्य समुत्पाद का मतलब है कि हर घटना के पीछे एक कारण होता है, हर घटना के पीछे एक कारण होता है।
ठीक है। और जो आने वाली घटना है, जो आने वाली घटना है, ये पिछली घटना का परिणाम होती है। और ये कॉन्सेप्ट प्रतीत समुत्पाद है और ये किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग भी, अष्टांगिक मार्ग का भी संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है, बौद्ध धर्म से है। आप सभी को पता है कि जैन धर्म में काफी ज्यादा तप पर बल दिया गया था, काफी कठोर साधना पर बल दिया गया था, लेकिन गौतम बुद्ध ने कहा था कि मध्यम मार्ग, यानी कि बहुत तप अगर आप नहीं भी करेंगे तब भी आप निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं, और इसको इन्होंने मध्यम मार्ग कहा था। यही मध्यम मार्ग आपका अष्टांगिक मार्ग है। ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, प्रतीत समुत्पाद बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। शून्यवाद के जनक आपके नागार्जुन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, रिंग ऑफ फेंस की नीति का संबंध। बहुत ही प्यारा सवाल है, अच्छा सवाल है, बहुत सारे एग्जाम्स में आपका पूछा गया है। रिंग ऑफ फेंस की नीति का संबंध किससे? इसको हिंदी में घेरे की नीति आप कहेंगे, घेरे की नीति, घेरे की नीति, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें भारत के संदर्भ में, तो अंग्रेजों ने सर्वप्रथम जिस राज्य पर अधिकार किया था वो आपका बंगाल था। अब घेरे की नीति यह कहती थी कि बंगाल पर अगर हमें अपनी जड़ें जमानी है तो हमें उसके आसपास के राज्यों को भी अपने अधीन करना होगा, ताकि हमारा बंगाल सुरक्षित रहे, यानी कि हमारा जो कोर स्टेट है वो आपका क्या रहे? सुरक्षित रहे, सिक्योर रहे। और ये जो नीति है ये वॉरेन हेस्टिंग्स लेकर के आए थे। ध्यान रखना है, घेरे की नीति का संबंध किससे है? वॉरेन हेस्टिंग्स से है। लॉर्ड डलहौजी किस लिए जाने जाते हैं? व्यपगत सिद्धांत। किस लिए जाने जाते हैं? व्यपगत सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते हैं इंग्लिश में, व्यपगत सिद्धांत, इसके लिए जाने जाते हैं। लॉर्ड क्लाइव, इन्होंने बंगाल में, अगर आपसे पेपर में पूछा जाए बंगाल में द्वैध शासन कौन लेकर के आए थे, तो बंगाल में द्वैध शासन लॉर्ड क्लाइव लेकर के आए थे, ठीक है। चलिए, द्वैध शासन को कभी किसी टेस्ट में मैं उसको क्वेश्चन रख के आपको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। डायआर्की शब्द क्या था? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, प्राणहिता निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? प्राणहिता निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? इसी तरीके का सवाल इस बार के पीसीएस में महानदी की सहायक नदी आपकी पूछी गई थी, ठीक है। कुछ इसी तरीके का आपका सवाल था। तो देखिए, प्राणहिता आपका गोदावरी की सहायक नदी, प्राणहिता आपका गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी नदी का अगर हम उद्गम की बात करते हैं तो उद्गम आपका ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से होता है, और ये उद्गम आपका होता है कहां से? नासिक से आपका गोदावरी नदी का उद्गम होता है। और ये जो आपका गोदावरी नदी है, ये जो हमारी गोदावरी नदी है, इसकी हम ट्रिब्यूटरी की अगर हम बात करें, यानी कि सहायक नदियों की अगर हम बात करें, तो कुछ इंपॉर्टेंट नदियां जैसे प्रवरा, जैसे प्राणहिता, जैसे मंजरी, जैसे इंद्रावती, ध्यान रखिएगा, इंद्रावती, पेनगंगा और वेनगंगा, ठीक है। ये आपका जो है, ये आपका क्या हो जाएगा? ये सहायक नदी हो जाएंगी आपकी। किसकी सहायक नदी हो जाएंगी? गोदावरी की। गोदावरी को अपन दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले पे, ठीक है। कॉपी पेन का इस्तेमाल कर रहे होंगे आप सभी, चलिए नोट करते हुए चलेंगे। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अच्छा, यहां पर दर्रों की बात हो रही है, यहां पे दर्रों की बात हो रही है, सभी को पता है यहां पर, ठीक है। बहुत ही बेसिक सा सवाल है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है, बिल्कुल सही बात है। नाथुला दर्रा ये आपका कहां पर है? ये आपका कहां पर है? सिक्किम में है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, नाथुला दर्रा आपका कहां पर है? सिक्किम में है, ठीक है। और आपका रोहतांग दर्रा ये आपका कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। और पालघाट दर्रा आपका कहां पर है? केरल में है। तो यहां पर क्या सही हो जाएगा? यहां पर बी सही हो जाएगा, ठीक है। यहां पर बी सही हो जाएगा। नाथुला दर्रा आपका कहां पर है? सिक्किम में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वो आपका कौन सा है? तो अब आप सवाल को ध्यान से पढ़ें, जितना ध्यान से पढ़ेंगे सवाल उतना ही सही होगा, ठीक है।
पश्चिमी तटीय मैदान, कहां की बात हो रही है, इस वाले मैदान की बात हो रही है, इस वाले मैदान की बात हो रही है। तो देखिए यहां पर जो मैदान है पश्चिमी कोस्ट, ठीक है, पश्चिमी जो कोस्ट है भारत का, ये अगर हम बात करें तो इसको हम मालाबार बोलते हैं। कौन सा तट बोलते हैं, मालाबार तट। और मालाबार तट आपका जो है, मालाबार तट कौन सा तट है, केरल और तमिलनाडु वाला, केरल और तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु, ठीक है। पश्चिम की तरफ जो आपका तट है, पश्चिम की तरफ जो आपका तट है वो आपका मालाबार तट है। इसके ऊपर जो आपका तट है यहां पर, ठीक है, इसके ऊपर तट, अगर हम गोवा की बात करें और महाराष्ट्र की बात करें तो यहां पर जिस तट का विस्तार है उस तट का नाम है कोंकण तट। कौन सा तट हो जाएगा, कोंकण तट। बीच में कर्नाटक में छोटा सा आपका तट है जिसको आप कन्नड़ तट कहते हैं, कन्नड़ तट कहते हैं। और इसके ऊपर ये गुजरात है, इस तरीके से गुजरात का जो तट है वो आपका काठियावाड़ तट है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो काठियावाड़, फिर कोंकण, फिर कन्नड़, फिर मालाबार। अगर आपसे क्रम पूछा जाए तो आप इसी क्रम में जाएंगे, ठीक है। और अगर हम इस तरफ की बात करें, पूर्वी तट की बात करें, तो उड़ीसा पर हमारा कौन सा तट है, उत्कल तट है। कौन सा तट है, उत्कल तट है। और यहां पर जो हमारा तट है इसको हम उत्तरी सरकार तट बोलते हैं, उत्तरी सरकार तट का जो विस्तार है वो उड़ीसा में है और आंध्र प्रदेश में है। कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। और इधर नीचे, इधर तमिलनाडु पर जिस तट का विस्तार है, इस तट को अपन बोलते हैं कोरोमंडल तट, ठीक है। चोलों ने इसको चोल मंडलम बोला था, पुर्तगालियों ने इसका नाम बिगाड़ दिया और कोरोमंडल कर दिया, ठीक है। तो ये कोरोमंडल तट है। तो पूर्वी तट कोरोमंडल तट है। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को, अब उत्तरी भाग देख लीजिए, उत्तरी भाग में देखो कोरोमंडल तो पूर्व में चला गया, हटा दो इसको, कोरोमंडल पूर्व में चला गया, हटा दीजिए, ठीक है। मालाबार तट ये दक्षिण का तट है, ये भी हटा दीजिए। कर्नाटक तट, और कर्नाटक तट से भी इस कर्नाटक यानी कि कन्नड़ तट की बात कर रहा है। और इससे ऊपर भी कोंकण तट दिया हुआ है जो कि आपके ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़िया सवाल था, अच्छा सवाल था, ध्यान रखिएगा। आप सभी ने नोट किया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं, कॉपी पेन का इस्तेमाल कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। हॉर्न ऑफ अफ्रीका सम्मिलित नहीं किया जाता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, देखिए जब आप अफ्रीका मैप आप ध्यान से देखेंगे, जब आप अफ्रीका मैप को ध्यान से देखेंगे तो यहां पर कुछ इस तरीके से आपको ये तिकोना हिस्सा मिलेगा जो कि आप प्रतीत कैसे होता है, सींग की तरह प्रतीत होता है। किस तरह प्रतीत होता है, सींग की तरह। और सींग को इंग्लिश में कहते हैं हॉर्न। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो देखिए यहां पर आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन है, इथोपिया है, इरिट्रिया है, सोमालिया है और इसके अलावा जिबूती है। इसके अलावा कौन सी कंट्री है, जिबूती। तो यहां पर ये सूडान दिया है, इसको तुरंत हटा दीजिए, सफाया कर दीजिए इसका। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है। बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है, ठीक है। तो आपका धर्म चक्र प्रवर्तन आप सभी जानते हैं, बुद्ध का प्रथम उपदेश। ये प्रथम उपदेश कहां दिया था बुद्ध ने, कहां दिया था, सारनाथ में दिया था। कहां पर दिया था, सारनाथ में दिया था। और इसको हम धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। बुद्ध की जो निर्वाण प्राप्ति हुई है ये कुशीनगर में हुई है। कहां पर हुई है, कुशीनगर में हुई है। और इसको अपन महापरिनिर्वाण कहते हैं। क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण। बुद्ध का जो ज्ञान प्राप्त हुआ है ये बोध गया में हुआ है। कहां पर हुआ है, बोध गया में, निरंजना नदी के तट पर, निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ है। पूछ रहा है धर्मचक्र प्रवर्तन क्या है, तो बुद्ध का प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। अगला सवाल है आपका, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में किन 3 शब्दों को जोड़ा गया है। ठीक है, अच्छा सवाल है और बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत बेसिक सा सवाल है। ठीक है, तो समाजवादी
पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये जो 3 शब्द हैं ये आपके जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। हां, राज्यों की सीमा में वृद्धि, कमी, नाम में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, हाँ, राज्यों की सीमा में वृद्धि, कमी, नाम में परिवर्तन। प्रज्ञान एकेडमी की टीम से निवेदन है कि कृपया पानी की बोतल यहां पे रखें, ऐसा ना महसूस हो कि हम किसी भंडारे में आए हैं। ठीक है, तो ठीक है, गिलास रखा है। चलिए ठीक है बच्चों, देखते हैं आगे। राज्यों की सीमा क्षेत्र में, राज्यों की सीमा क्षेत्र में वृद्धि, कमी, नाम में परिवर्तन से संबंधित विधेयक पर निम्नलिखित में से किसकी पूर्व मंजूरी आवश्यक है? तो यहां पर देखिए बात हो रही है, यहां पर बच्चों बात हो रही है आर्टिकल 3 की। आर्टिकल 3, आर्टिकल 3 किससे संबंधित है? राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। आर्टिकल 3 किससे संबंधित है? राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। और राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। और संसद को इसके लिए क्या लाना पड़ेगा? विधेयक लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा? बिल लाना पड़ेगा पार्लियामेंट के अंदर। संसद को इसके लिए पार्लियामेंट के अंदर बिल लाना पड़ेगा, विधेयक लाना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसा जो विधेयक जब संसद में लाया जाता है तो उसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। आर्टिकल 3 पर सवाल आपके पेपर में ये पूछा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर, अरे बहुत बढ़िया सवाल है, ये भी अच्छा सवाल है, नेशनल पार्क से रिलेटेड सवाल है आपका। ठीक है, केवलादेव जो है ये राष्ट्रीय पार्क है, ये राजस्थान का है। ठीक है, साइबेरियन क्रेन, साइबेरियन क्रेन नामक पक्षी के लिए आपका प्रसिद्ध है। ठीक है, संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क ये महाराष्ट्र में है, ध्यान रखिएगा। सिमलीपाल, ये बिल्कुल गलत दे रखा है भाई साहब, असम में नहीं है। सिमलीपाल कहां पर है? सिमलीपाल तो आपका उड़ीसा है। ठीक है, असम में 2 राष्ट्रीय पार्क हैं, एक आपका काजीरंगा है, एक आपका कौन सा है? काजीरंगा। किस लिए फेमस है? एक सींग वाला गैंडा के लिए फेमस है। और एक है मानस फेमस है जंगली भैंसा के लिए आपका फेमस है। ठीक है, अच्छा, नामदफा राष्ट्रीय पार्क ये अरुणाचल प्रदेश, और ये किस लिए फेमस है? यहां पर उड़ने वाली गिलहरी, इस पर यूपीएससी सवाल पूछ चुका है, तो उड़ने वाली गिलहरी यहां पर पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। नामदफा राष्ट्रीय पार्क आपका कहां पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में। तो ये था हमारे 25 सुपर क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें लगभग मैंने आपको 50 से अधिक 60 से अधिक क्वेश्चंस का डेटा कवर कराया होगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं हर बार प्रत्येक हफ्ते आपके सामने लेकर के आऊंगा और उनके एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखूंगा। आई होप आप सभी को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो मेरा फिर से आपसे निवेदन है कि वो सभी बच्चे जो पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, खासकर जीएस बेस्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को इस क्लास को शेयर करें और नीडी बच्चों तक पहुंचाएं। प्रज्ञान एकेडमी को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपना प्यार दें। चलिए मैं बोर्ड फिर से आपका जो है प्रज्ञान सर के सामने शेयर करूंगा कि वो आए, और अगली क्लास किसकी होगी? प्रवीण सर की। कर दें। थोड़ा सा लगा होगा कि आपको स्पीड ज्यादा है, क्योंकि 25 क्वेश्चंस थे और 25 क्वेश्चंस को अगर स्पीड में नहीं चलाया जाता तो संभवतः इतनी जल्दी कवर नहीं हो पाता। इसीलिए सर ने थोड़ी सी स्पीड ली है, लेकिन बहुत अच्छा रहा। अब इसके बाद जो अगला वीडियो रहेगा वो प्रवीण सर का रहेगा, जिसमें आपको वो रीजनिंग पढ़ाएंगे।